हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। हाँ, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे डीबीएमएस के बारे में। जो डीबीएमएस सब्जेक्ट है आपके, वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है इस सब्जेक्ट को। यदि आपने इस सब्जेक्ट पे मेहनत की है, मानो कि आपने 10 या 12 घंटे यदि इस सब्जेक्ट को आपने दिए हैं, तो ये वाला सब्जेक्ट आपको परीक्षा में आउटपुट देगा ना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो इस सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है। हाँ, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। हाँ, ज़्यादा मतलब वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज अपन देखेंगे डीबीएमएस के जितने भी सवाल हैं, पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, और इसकी थोड़ी सीरीज थोड़ी लंबी रहेगी ना। मतलब आपको 4-5 क्लासेस मिलेगी इसकी, और सारी एमसीक्यूज के रूप में मिलेगी। तो देखो, पहला सवाल, व्हाट डीबीएमएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है, मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो, एक होता है डेटा और एक होता है डेटाबेस। देखो फर्क क्या है, डेटा और डेटाबेस में फर्क क्या है। जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है ना। हाँ, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है। डेटा पड़ा है इसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी है। बहुत सारी उसमें आपकी इमेजेस पड़ी है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं ना। उस डेटा को यदि आपने थोड़ा तरीके से व्यवस्थित कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। मतलब डेटाबेस कैसे बनता है, यदि आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो ऑर्गेनाइज डेटा को ही क्या बोलते हैं अपन, डेटाबेस बोलते हैं। अगला सवाल देखो, देखिए, हाँ देखो आपकी जो सिलेबस है उसमें आर्किटेक्चर दे रखा है कि जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये है डेटाबेस का आर्किटेक्चर। जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है वो तो 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है। 3 लेवल बोल सकते हैं या फिर 3 लेयर भी बोल सकते हैं। अब देखो, इसमें 3 लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये, उसके बाद में बीच वाली लेयर और सबसे लास्ट वाली लेयर। सबसे पहली चीज आप लोगों को लेयर्स के नाम याद रखने हैं ना। जो सबसे वाली ऊपर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं, या फिर लेवल होता है उसे बोलते हैं यूजर या फिर एक्सटर्नल लेवल। जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल। और जो सबसे नीचे का होता है उसे बोलते हैं फिजिकल या इंटरनल लेवल, है ना। इसे फिजिकल स्कीमा भी बोला जाता है, बीच वाले को लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। देखो इस प्रकार से जो सबके लिए यूजर व्यू होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। इसको ऐसे समझो, हाँ जैसे आप सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना। मान लो ये मेरी इंस्टाग्राम मैंने अपने फोन में खोली, तो उसका जो स्क्रीन रहेगा, व्यू रहेगा, वो मेरे लिए अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके नाम वगैरह सारी चीज रहेंगे ना। आपने खोला है तो आपके लिए व्यूज अलग रहेगा कि आप लोगों ने क्या क्या पोस्ट डाली है ना। ये इंस्टाग्राम मानो या फिर फेसबुक मानो, इस सब का सब डेटा कहीं ना कहीं पे तो सेव होगा। तो ये सारी चीजों को सबसे पहले अपन कहां पे लाते हैं, लॉजिकल स्कीमा में लाते हैं। कहां पे लाते हैं, लॉजिकल स्कीमा में लाते हैं। लॉजिकल स्कीमा का मतलब है कि डेटा है, कौन कौन सा डेटा है वो आपका सेव होने वाला है। फिर अपन उसको लाते हैं फिजिकल स्कीमा में। फिजिकल स्कीमा का मतलब है कि डेटा है, कौन कौन सा डेटा सेव होगा और किस प्रकार से डेटा को सेव किया जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो 3 लेवल होते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर के, और तीनों लेवल को आपको नाम याद रखना है। अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेटा इंडिपेंडेंस का। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि आपने नीचे वाली लेयर में यदि कोई बदलाव किया है तो उसका जो फर्क है वो ऊपर वाली लेयर पे नहीं होगा। वापस से सुना, यदि आपने नीचे वाली लेयर पे कोई भी बदलाव किया तो उसका जो इफेक्ट है वो ऊपर वाली लेयर पे नहीं होगा। तो इस प्रकार से डेटा इंडिपेंडेंस 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है जिसे अपन बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का ये मतलब है आपने फिजिकल स्कीमा में कोई भी चेंज किया है, उस चेंज का इफेक्ट है वो लॉजिकल स्कीमा में नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसी प्रकार से जो दूसरा डेटा इंडिपेंडेंस होता है उसे बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि आपने लॉजिकल स्कीमा में जो भी चेंज किया है उसका जो इफेक्ट है वो यूजर और एक्सटर्नल लेवल पे नहीं होगा, है ना। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में ये 2-3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको हर लेवल है उनका नाम याद रखना है। अगली चीज, जो डेटा इंडिपेंडेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के डेटा इंडिपेंडेंस होता है। एक तो होता है फिजिकल और एक होता है लॉजिकल। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर के बीच फिजिकल होता है और कौन कौन से लेवल या फिर कौन कौन से लेयर के बीच लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। एक चीज और देखो, आपको ये भी याद रखना है, इसे लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप एक नाम याद रखो और परीक्षा में दूसरा नाम आ जाए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, डीबीएमएस आर्किटेक्चर का जो सबसे ऊपरी स्तर है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं हम सबसे एक्सटर्नल लेवल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल बोला जाता है। अगला सवाल देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किस किस के बीच होता है। जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो किन 2 लेयर्स के बीच होता है, बताओ। जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सबसे नीचे वाला होता है फिजिकल, नीचे और जो बीच वाले लेयर के बीच होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट किसके बीच होगा, ये होगा कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल के बीच। जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है उसे बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा वो बीच वाली लेयर और जो सबसे ऊपर वाली लेयर के बीच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाली लेयर में यदि आप कोई भी चेंज करो तो उसका इफेक्ट है वो ऊपर वाली लेयर पे नहीं दिखेगा, है ना। तो ये एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के
बीच का होता है। अगला सवाल देखो, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डीबीएमएस मॉडल। तो डीबीएमएस के बहुत सारे मॉडल हैं मार्केट में, है ना। तो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस का मॉडल है ना। ये सारे के सारे ही डीबीएमएस के मॉडल है ना। यहाँ पे मैं सभी लिख देता हूँ। तो परीक्षा में सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस का मॉडल है या फिर इनमें से कौन सा डीबीएमएस का मॉडल नहीं है। अब देखो, डीबीएमएस के इतने सारे मॉडल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपन डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, डेटा को सेव कर रहे हैं, ताकि अपन को वापस जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल कम समय में अपन डेटा को वापस निकाल सके ना। तो इसके लिए डीबीएमएस के कितने मॉडल हैं? कुल 5 मॉडल है। देखो, पहला है रिलेशनल मॉडल, है ना। रिलेशनल मॉडल को डेवलप किया था ईएफ कोड ने। किसने डेवलप किया था? ईएफ कोड ने डेवलप किया था। अगली चीज, रिलेशनल मॉडल में जो डेटा है, इस डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। डेटा को किस में रखेंगे अपन? टेबल के रूप में। और जो टेबल बनेगी उसी टेबल को अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। उसी टेबल को अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। चलो अगला देखो, अगला है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल को डेवलप किया था चार्ल्स डब्ल्यू बेचमैन ने। चार्ल्स डब्ल्यू बेचमैन, है ना। अब देखो, जो नेटवर्क मॉडल है उसमें डेटा है, उसको डेटा को ग्राफ के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में डेटा को रखा जाता है। ग्राफ के रूप में ऐसा मतलब है कि जो डेटा है वो इस प्रकार से रहेगा। ग्राफ मतलब ग्राफ की संरचना में डेटा को स्टोर किया जाएगा। उसके बाद में देखो, अगला है हायरार्किकल मॉडल। जो हायरार्किकल मॉडल है उसकी पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबसे पुराना मॉडल है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है और इसको डेवलप किया था आईबीएम ने, है ना। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसमें जो डेटा रहेगा वो डेटा रहेगा ट्री स्ट्रक्चर के रूप में। किसके रूप में रहेगा? ट्री स्ट्रक्चर के रूप में। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब ये है, या फिर इसको पेरेंट्स चाइल्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ट्री स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि ये सबसे ऊपर का नोड रहेगा, ये फिर इसके चाइल्ड रहेंगे। मान लो इसके 2 चाइल्ड है, फिर इनके भी चाइल्ड हो सकते हैं। मान लो इसके भी 2 चाइल्ड है और इसका 1 चाइल्ड है ना। तो देखो, ये इसका पेरेंट है, इस पेरेंट के 2 चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन सा है? ये। तो इसमें जो डेटा है वो इस प्रकार से रहेगा, पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म में या फिर ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेगा। अगला है ईआर मॉडल, है ना। ईआर मॉडल डेवलप किया था पीटर चेन ने। किसने डेवलप किया था? पीटर चेन ने। और इसमें जो डेटा रहेगा वो रहेगा पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्चर्स के रूप में, है ना। पिक्चर्स के रूप में इसका मतलब ये है कि इसमें अपन जैसे जो भी एंटिटी बनाएंगे, एंटिटी को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और जो रिलेशन रहेगा वो इस प्रकार से देखेंगे। इन मॉडल के बारे में अपन आगे देखेंगे, फिर डिटेल के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपकी जो है वो रिलेशनल मॉडल है, आपकी जो सिलेबस में दे रखा है, अपन ज्यादा रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो ईआर की फुल फॉर्म है वो है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप। उसके बाद में देखो, अगला मॉडल है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, मतलब इसी का ईआर मॉडल का एडवांस्ड वर्जन था। इसमें किया गया था, डेटा को अपन ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और फिर सारा का सारा काम किस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको सामने मॉडल दे दें और इनके किस किसने मॉडल बनाया, वैसा भी पूछ सकते हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो डेटा है वो किस रूप में सेव किया जाता है, या फिर कौन से स्ट्रक्चर के रूप में डेटा को सेव किया जाता है। देखो, रिलेशनल मॉडल है, ईएफ कोड ने डेवलप किया था और जो डेटा रहेगा वो टेबल के रूप में रहेगा। और टेबल को क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। जो नेटवर्क मॉडल था उसको चार्ल्स डब्ल्यू बेचमैन ने डेवलप किया था और उसमें जो डेटा रहेगा वो ग्राफ के रूप में रहेगा, ग्राफ के रूप में सेव किया जाता है। हायरार्किकल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है, इसको आईबीएम ने डेवलप किया था और इसमें ट्री स्ट्रक्चर होती है, या फिर इसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। जो ईआर मॉडल है उसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, इसको पीटर चेन ने डेवलप किया था और इसमें जो डेटा रहेगा वो पिक्टोरियल फॉर्म में रहेगा। मतलब जो भी डेटा रहेगा वो क्या रहेगा? पिक्चर के रूप में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें जो भी डेटा रहेगा उसको अपन है एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे और फिर सारा का सारा किस पे काम करेंगे? ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। चलो अगला सवाल देखो, विच मॉडल यूज ए ट्री स्ट्रक्चर। अभी देखा अपन ने कौन से मॉडल में अपन ने ट्री स्ट्रक्चर यूज करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, ट्री स्ट्रक्चर अपन किस में यूज कर रहे हैं? इसमें क्या नाम है? हायरार्किकल मॉडल। ट्री स्ट्रक्चर या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हायरार्किकल मॉडल। चलो अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी डीबीएमएस लैंग्वेज नहीं है। अब देखो, अपन ने अभी तक क्या क्या देखा? डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फिर अपन ने ये देखा कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है,
मतलब 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है। आपको हर लेवल का पता होना चाहिए कि नाम क्या है उसका, मतलब दो दो नाम है उसके। और फिर अगली चीज अपन ये देखिए कि उसमें 2 तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होता है। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यदि आप नीचे वाले लेवल में कोई भी चेंज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट है वो ऊपर के लेवल पे नहीं आ रहा है। उसके बाद में अपन ने देखा कि डेटाबेस के कुल 5 मॉडल होते हैं ना, और भी मॉडल्स हैं लेकिन 5 मॉडल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। और आपके जो सिलेबस में है वो है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही अपन सब कुछ पढ़ेंगे। अब अपन ये देख रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी लैंग्वेज है। कौन कौन से लैंग्वेज का अपन यूज करते हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अपन इन 4 लैंग्वेज का यूज करते हैं। कितनी लैंग्वेज का यूज करते हैं? 4 लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको चारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और हर लैंग्वेज में अलग अलग कमांड है। जैसे मैं बात करूं तो इस DCL में कुल 3 कमांड है, TCL में 2 कमांड है, इसमें कुल 4 कमांड है, और DDL में भी कितनी कमांड है? 4 कमांड है। तो परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं, जो पिछली बार सवाल आया था शायद DML पे आया था, DDL पे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, कि आपको 4 कमांड दे रखी थी, उनमें ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी DML की कमांड नहीं है, ऐसा कुछ सवाल आया था ना। आप लोग देखना, पुराना पेपर देखना एक बार। तो देखो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। सबसे पीछे L आ रहा है चारों में। L का मतलब होता है लैंग्वेज। L का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। उसके बाद में देखो 3 में D आ रहा है। D का मतलब होता है डेटा। D का मतलब क्या होता है? डेटा हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2 में C आ रहा है। C का मतलब होता है कंट्रोल। C का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। तो सबसे पहले देखो DDL। DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। TCL का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपको चारों की फुल फॉर्म याद रखनी है। अब देखो जब अपन डेटाबेस बना रहे हैं, है ना, तो डेटाबेस में चारों लैंग्वेजों का अलग अलग यूज है और अलग अलग स्तर पे यूज है ना। देखिए आप लोग ऐसे समझो, जैसे आप लोग मान लो आप घर बना रहे हो अपना ना, तो घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के लोगों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर की जरूरत होती है ना, जो आपको ये बताएगा कि आपके घर का नक्शा है वो किस प्रकार का है, या फिर आपके घर का नक्शा किस प्रकार से होना चाहिए ना। उसके बाद में जो भी लोग रहेंगे ना, कारीगर टाइप में रहेंगे, वो आपके घर को खड़ा करेंगे, है ना। उसके बाद में आप मान लो घर पे कलर करना चाहते हो, वो लोग अलग रहेंगे। इसी प्रकार से अपन को डेटाबेस बनाना है तो इन चारों लैंग्वेजों को अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो सबसे पहले यूज करते हैं वो DDL का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब अपन जो ढांचा बना रहे हैं अपने डेटाबेस का, जो भी ढांचा रहेगा वो किसके द्वारा तय किया जाएगा? DDL के द्वारा तय किया जाएगा। चलो सबसे पहला है DDL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ DDL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट की संरचना बनाने और उसे संशोधित करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? DDL का करते हैं। मतलब DDL में अपन क्या करेंगे? जो भी डेटाबेस रहेगा उस डेटाबेस के क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। डेटाबेस का क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर का मतलब है डेटाबेस की क्या बनाएंगे? संरचना बनाएंगे। जैसे यदि मैं रिलेशनल DBMS की बात करूं, RDBMS की बात करूं, तो जैसे उसमें जो डेटा रहेगा RDBMS वो टेबल के रूप में रहेगा। ये टेबल की एक संरचना बन गई। ये टेबल की एक संरचना बन गई। इस टेबल का कोई ना कोई नाम होगा, जैसे इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉलम होंगे, हर कॉलम का नाम होगा ना। तो ये एक प्रकार की संरचना बन गई। तो ये संरचना बनाने का काम कौन करता है? DDL करता है। आगे देखो निम्न में से कौन सी DDL की कमांड नहीं है? तो DDL में अपन 4 कमांड पढ़ेंगे, और ये चारों की चारों कमांड किसकी है? DDL की। आप लोगों को याद करना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि DDL की कौन कौन सी कमांड है ना। तो इसकी याद करने की ट्रिक है एसिडिटी, है ना। मैंने याद ऐसे किया था एसिडिटी। हाँ, बहुत बार एसिडिटी हो जाती है ना पेट में, उसी प्रकार से आप इसको याद कर लेना एसिडिटी। देखो ए का मतलब है अल्टर, सी का मतलब है क्रिएट, डी का मतलब है ड्रॉप, और टी का मतलब है टर्नकेट। अब देखो इसमें 4 कमांड है, चारों कमांडों के अलग अलग काम है। परीक्षा में सवाल भी पूछ सकते हैं कि क्रिएट कमांड का मतलब क्या होता है ना, ड्रॉप कमांड का क्या मतलब है, टर्नकेट कमांड का क्या मतलब है। अब क्रिएट का मतलब यह है कि ये चीज काम आएगी ढांचा बनाने में। ढांचा का मतलब होता है संरचना ना। संरचना बनाने के लिए अपन को कौन सी कमांड यूज में लेते हैं? क्रिएट कमांड यूज में लेते हैं। अल्टर का मतलब है बने हुए ढांचे में कोई भी बदलाव करना है अपन। जैसे आपको शुरू में जो आपने टेबल बनाई उसमें 4 कॉलम है, अब आप चाहते हो कि एक कॉलम ऐड हो या फिर एक कॉलम हटा भी सकते हो। अल्टर का मतलब है बने हुए चीज में जो भी चेंज करना है, तो अपन कौन सी कमांड यूज में लेंगे? अल्टर कमांड। ड्रॉप का मतलब होता है हटाना, और टर्नकेट का भी मतलब क्या होता है? हटाना। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है, जब अपन ड्रॉप कमांड काम में लेंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल हटा देगा। ये पूरी की पूरी क्या करेगा? जो टेबल बनी हुई है उसे हटा देगा। जबकि टर्नकेट क्या करेगा? टेबल में जितना भी डेटा है वो डेटा हटा देगा। देखो फर्क समझो ना। जो ड्रॉप कमांड है, मान लो ये टेबल है और इस टेबल का नाम मैं मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे मैं परम मान लेता हूँ ना। इस टेबल का नाम परम है और इसमें कुछ कुछ डेटा पड़ा है ना। यदि मैंने ये वाली कमांड चलाई है, सॉरी ड्रॉप कमांड चलाई है, ये पूरी टेबल हट जाएगी और टेबल का नाम भी हट जाएगा। लेकिन मान लो मैंने टर्नकेट कमांड चलाई है, तो इस टेबल में जो डेटा है वो हटेगा, टेबल का नाम है वो नहीं हटेगा, टेबल का नाम वैसा का वैसा ही रहेगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे सवाल ले रखे हैं मैंने। यदि टेबल की संरचना में कोई परिवर्तन करना है, बनी हुई टेबल की संरचना में कोई परिवर्तन करना है, तो कौन सी कमांड यूज में लेते हैं अपन? अल्टर कमांड काम में लेते हैं। अगला देखो, किसी टेबल को स्थायी रूप से हटाना है आपको ना, स्थायी रूप से आपको पूरी की पूरी टेबल हटानी है, तो कौन सी कमांड काम में लेंगे बताओ? उस केस में कौन सी कमांड काम में लेते हैं? ड्रॉप कमांड काम में लेते हैं। चलो आगे देखो। अगला है ट्रनकेट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रनकेट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए। आपकी टेबल में जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे, लेकिन टेबल वैसी की वैसी रहेगी। जबकि ड्रॉप कमांड में क्या होगा? टेबल के रिकॉर्ड भी हट जाएंगे और आपकी जो भी टेबल आपने बनी है पूरी की पूरी टेबल ही हट जाएगी। तो टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए अपन कौन सी कमांड का यूज में लेते हैं? ट्रनकेट कमांड का यूज में लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखना है इसमें, है ना। चलो हाँ, जो अगली लैंग्वेज है वो है डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म मतलब इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा को इंसर्ट, अपडेट व डिलीट करना। देखो पहले अपन ने देखी थी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो भी रिलेशन बनाई या जो भी टेबल बनाई, अपन ने टेबल बना ली कि अपन को इस प्रकार से टेबल है वो चाहिए। अगर समझ में, आपने कॉलम का नाम दे दिया, आपको जितने कॉलम चाहिए आपने जितने कॉलम ले लिए। अब इस टेबल में यदि आपको डेटा डालना है, इस टेबल में आप डेटा तो डालोगे ही, इसीलिए तो अपन ने टेबल बनाई है ना। टेबल में डेटा डालने के लिए अपन कौन सी लैंग्वेज का उपयोग में लेते हैं? डीएमएल। टेबल बनाने के लिए अपन डीडीएल कमांड, डीडीएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और बनी हुई टेबल में अब अपन डेटा इंसर्ट करेंगे या फिर डेटा को डालेंगे, उसके लिए अपन कौन सी जो लैंग्वेज यूज करते हैं? डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। फर्क समझ में आया? डीडीएल का मतलब है अपन टेबल बनाएंगे, अपन संरचना बनाएंगे कि इस संरचना में अपन को डेटा को रखना है ना। एक बार संरचना बनने के बाद अपन डेटा ही तो इंसर्ट करेंगे, उसमें डेटा ही तो डालेंगे। तो डेटा को डालने के लिए कौन सी लैंग्वेज का अपन यूज करते हैं? डीएमएल का यूज करते हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन सी डीएमएल की कमांड है? तो ये चारों की चारों डीएमएल की कमांड है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी यूएसआईडी, है ना। आप अमेरिका में जाते हो तो आपको एक आईडी की जरूरत होती है, यूएसआईडी। अब देखो, सबसे पहला है अपडेट। अपडेट का मतलब है आपने कोई भी जो डेटा रखा है, जैसे ऐसे समझो ना, ये टेबल की कोई भी संरचना बन गई ना। हाँ, जैसे इसमें नेम है ना, इसमें रोल नंबर है और इसमें क्लास है, ऐसा कुछ भी समझो ना। सबसे पहले देखो इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है डेटा को जोड़ना, नया डेटा जोड़ना। मान लो मैंने इसमें डेटा जोड़ा है, हाँ, नेम है किसी का ए, उसका रोल नंबर है 1 और क्लास है 11, है ना। तो डेटा को जोड़ने के लिए कौन सी कमांड काम में लूंगा? इंसर्ट कमांड का। फिर है डिलीट। मान लो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो मेरी रो है इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो कौन सी कमांड काम में लूंगा? डिलीट। डिलीट का मतलब है हटाना। फिर है अपडेट। अपडेट का मतलब है कि मॉडिफाई करना। अपडेट का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना। जो डेटा मेरे पास पहले से है उसमें कुछ बदलाव करना। मतलब ऐसे चाहता हूं कि मैं 11th की जगह 12th चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या कौन सी कमांड काम में लूंगा? अपडेट। फिर सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है कि इस टेबल में से आप कोई भी डेटा वो बाहर निकालना चाहते हो ना। ये मान लो आपको ये वाली रो है वो आउटपुट के रूप में देखना चाहते हो, उस केस में कौन सी कमांड काम में लोगे? आप सेलेक्ट कमांड काम में लोगे। आगे देखो, किसी टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ना है, मतलब नया रिकॉर्ड जोड़ना है टेबल में, तो कौन सी कमांड काम में लेंगे? इंसर्ट कमांड को अपन काम में लेंगे। अगला सवाल, हाँ, टेबल से डेटा प्राप्त करने के लिए आपके पास टेबल बनी हुई है, उसमें से आप कुछ डेटा बाहर निकालना चाहते हो, फिर डेटा आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी कमांड अपन काम में लेते हैं? सेलेक्ट कमांड काम में लेते हैं। अगला सवाल, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास जो भी टेबल में डेटा उसको मॉडिफाई करना है, मतलब उसमें कुछ बदलाव करना है, तो इनमें से कौन सी कमांड काम में लेंगे? तो उस केस में अपन काम में लेंगे अल्टर कमांड। कौन सी कमांड काम में लेंगे? अल्टर कमांड को अपन काम में लेंगे। अगला बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा? टेबल के रिकॉर्ड को हटाने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए अपन कौन सी? डिलीट। कौन सी कमांड का? डिलीट। अब देखो यहाँ पे तीनों है ना, ये तीनों हटाने के लिए तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। मान लो मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, है ना। इस टेबल में कुल 4 कॉलम है, ठीक है। जैसे कॉलम का नाम C1 मैं दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ रैंडम, है ना, C4, और इसमें कुछ डेटा पड़ा है ना, ऐसे ही कोई डेटा पड़ा है ना। अब देखो, यदि मैं डिलीट कमांड को काम में ले रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं इस डेटा में से किसी को भी हटा सकता हूं। मान लो मैं x को हटा सकता हूं, a को हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, इसी को हटा, किसी को भी हटा सकता हूं, या फिर हो सकता है मैं पूरी की पूरी रो को हटा सकता हूं। उसके लिए कौन सी कमांड का काम में लूंगा? डिलीट का। मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा हट जाए, तो इसके लिए कौन सी कमांड काम में लूंगा? टर्नकेट। ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है पूरी की पूरी टेबल ही गायब हो जाए, तो कौन सी कमांड काम में लूंगा? ड्रॉप कमांड काम में लूंगा। अगला देखो, जो अगली लैंग्वेज है वो है DCL,
आपको ये बता रहा है कि डीसीएल का मुख्य कार्य क्या है, जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है उसका मुख्य कार्य क्या है। इसके मुख्य कार्य है एक्सेस और परमिशन देना, मतलब एक्सेस कंट्रोल देना या फिर परमिशन कंट्रोल देना। देखो इसका मतलब ये समझो कि डीसीएल में दो ही कमांड होती है ना, एक तो ग्रांट होती है और दूसरी क्या होती है, रिवोक होती है ना। ग्रांट का मतलब होता है कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो मतलब ये कोई विशेष काम कर सकता है, और आप जब आपको परमिशन वापस लेनी होती है तो उसके लिए एक कमांड है जिसको क्या बोला जाता है, रिवोक बोला जाता है। देखो यूजर को अनुमति देने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का अपन उपयोग करेंगे। यदि आपको परमिशन देनी है ना, तो कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे, ग्रांट कमांड। कौन सी कमांड का, ग्रांट। और ग्रांट किस प्रकार की कमांड है, ये डीसीएल लैंग्वेज की एक कमांड है। अगला देखो, यूजर से प्रिविलेज आपको वापस लेना है ना। आपने जो भी उसको प्रिविलेज दी है या फिर जो भी अनुमति दी है डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की, आपको वो वापस लेना है, तो कौन सी कमांड काम में लेंगे, उस केस में आप काम में लेंगे रिवोक। कौन सी कमांड काम में लोगे, उस समय कमांड में लेंगे रिवोक। तो देखो डीसीएल में दो कमांड है, एक है ग्रांट, इसका मतलब है ये किसका काम क्या है, परमिशन देना, और रिवोक, रिवोक का मतलब है जो दी हुई परमिशन है उसे वापस लेने के लिए। समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो। डीसीएल में अपन दो काम करते हैं ना। मान लो आप, जैसे आप ऐसे समझो कि आप स्कूल में हो, आपको परमिशन लेनी है बाहर जाने की, छुट्टी की, तो जो परमिशन देने के लिए आपको जो कमांड काम में लोगे वो कौन सी काम में लोगे, ग्रांट। ग्रांट का मतलब आपको परमिशन मिल गई है, आप बाहर जा सकते हो, 2 घंटा घूम घाम के आ सकते हो। और यदि आपने रिवोक कमांड ली, रिवोक कमांड का मतलब है जो आपको परमिशन दी गई थी 2 घंटा बाहर घूमने की, वो परमिशन है वापस ले ली गई है, जो भी आपको सुविधा दी गई वो वापस ले ली गई है। तो इसमें दो कमांड होती है, ग्रांट और रिवोक। अगला देखो, लास्ट है डीसीएल कमांड, है ना, का उपयोग किस लिए किया जाता है। डीसीएल कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, सॉरी उपयोग कौन करता है, ये करता है डीबीए। डीबीए की फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव। जो अपन ने देखा था कि लॉजिकल स्कीमा उसको कंट्रोल करने वाला होता है, उसे क्या बोला जाता है, डीबीए बोला जाता है। तो डीसीएल कमांड का उपयोग कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो इसको उपयोग में लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप स्कूल में हो तो स्कूल में जो परमिशन देने और लेने का काम कौन करता है, जो प्रिंसिपल है वो करता है। इसी प्रकार से डेटाबेस में ये परमिशन देने और लेने वाला काम कौन करता है, डीबीए करता है, उसका नाम क्या है, डीबीए। अगला देखो, टीसीएल का मुख्य कार्य क्या है। ये सबसे लास्ट लैंग्वेज थी अपनी डेटाबेस की, टीसीएल। टीसीएल का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करना। ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने के लिए अपन कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, टीसीएल का उपयोग करते हैं। और टीसीएल में कुल 3 कमांड है ना। निम्न में से कौन सी टीसीएल की कमांड है, 3 कमांड है, रोल बैक, सेव पॉइंट और कमेंट। इसको ऐसे समझो, ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हो, जैसे आप लोगों ने अपने पैसे भेजे किसी दोस्त को, तो उसे क्या बोलते हैं आप, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखो जैसे आपने पैसे भेजे अपने दोस्त को, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन की बहुत सारी स्टेप्स होती है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसे भेजे और हाथों हाथ एक ही सेकंड में एक स्टेप में पैसे चले गए, ऐसा नहीं होता है। उसकी बहुत सारी स्टेप्स होती है, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5, ऐसा मानते हैं कि ट्रांजैक्शन में कुल 5 स्टेप्स होती है। ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे लास्ट में, ये ऐसे ये वाले पार्ट में है ना। तो देखो रोल बैक का ये मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन किया तो ये 5 स्टेप हो रही है ना। आप रोल बैक करना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप किस स्टेप पे आना चाहते हो, पहली स्टेप पे आना चाहते हो। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है ना। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी को 1,000 रुपए, 1,000 रुपए ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 4,000 रुपए हो जाएंगे ना। आप इसको रोल बैक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं फेल हो गया, आप वापस उसको रोल बैक कर रहे हो, तो आपके खाते में कितने रुपए आने चाहिए, वापस 5,000 रुपए होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार एटीएम पे आप जाते हो तो बहुत बार आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपके पैसे नहीं निकलते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो क्या है कि पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं ना। तो आपका बैलेंस जैसे कितना हो गया, 4,000 हो गया, और 1,000 रुपए आपको मिले भी नहीं। उस केस में क्या किया जाता है, सारी की सारी स्टेप्स को रोल बैक किया जाता है। रोल बैक किया जाता है मतलब जो 1,000 रुपए कटे हैं वो वापस 1,000 रुपए आपके आ जाएंगे और अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 5,000 रुपए, है ना। तो टीसीएल में कितनी कमांड होती है, 3 कमांड होती है। अब देखो कमिट का मतलब ये है कि मान लो मैंने जो काम किया मैं चाहता हूं कि वो सही काम है, तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, कमिट कमांड। कमिट कमांड एक बार चलाने के बाद रोल बैक अपन वापस नहीं कर सकते। दूसरा है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का ये मतलब है कि जैसे इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, मान लो इस स्टेज में मैंने सेव पॉइंट लगा दिया, क्या लगा दिया, सेव पॉइंट लगा दिया। अब मैं रोल बैक करना चाहता हूं, तो रोल बैक मेरा जिस स्टेप पे मैंने सेव पॉइंट लगाया वहां तक क्या होगी, चीजें रोल बैक होगी। देखो देखिए, डेटाबेस में किए गए परिवर्तनों को स्थायी बनाने के लिए आपने जो भी परिवर्तन किया अब आप चाहते हो उसको स्थायी बनाओ, मतलब वही चीज सही है, तो कौन सी कमांड का अपन यूज में लेंगे, कमिट कमांड का। कौन सी कमांड का, कमिट कमांड का अपन यूज में लेते हैं। अगला देखो, ट्रांजेक्शन में एक विशेष बिंदु चेक पॉइंट बनाने के लिए कौन सी कमांड, मतलब ट्रांजेक्शन में आप चाहते हो कि
कहीं कहीं पे चेक पॉइंट हो, मतलब जहाँ पे आपने गलती की है आपको वहां पे पता चल जाए कि यहाँ पे आपने गलती की, और रोल बैक भी आप वहीं पे करो। मतलब एक चेक पॉइंट बनाने के लिए अपन कौन सी कमांड का काम में लेते हैं, सेव पॉइंट को यूज में लेते हैं। अगला है ट्रांजेक्शन को पिछले कमेंट या सेव पॉइंट तक वापस ले जाने के लिए कौन सी कमेंट का काम में लेते हैं, रोल बैक का काम में लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास 5 स्टेप है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो इस हिसाब से स्टेप हुई है, पहली स्टेप हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर चौथी, और फिर पांचवी। मान लो मैं रोल बैक करना चाहता हूं, है ना, और मैंने सेव पॉइंट नहीं लगा रखा है, तो क्या होगा, ये रोल बैक कैसे होगा, और वापस कौन सी स्टेप पे पहुंच जाएगा, पहली स्टेप पे पहुंच जाएगा। मान लो दूसरी वाली स्टेप पे मैंने सेव पॉइंट लगा रखा है, क्या लगा रखा है, सेव पॉइंट लगा रखा है। सेव पॉइंट लगाने के बाद अब मैं रोल बैक कर रहा हूं, तो मैं कौन सी स्टेप तक ही पहुंचूंगा, दूसरी स्टेप तक ही पहुंचूंगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। सेव पॉइंट का ये मतलब है कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन की बहुत सारी स्टेप्स है उसमें बीच में सेव पॉइंट लगा सकते हो, कि मतलब अब जब भी आपका डेटा जो रोल बैक होगा वो उस स्टेप पे आगे रुक जाएगा। चलो तो आज की क्लास में इतना ही। ये जितने भी सवाल थे वो आज के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कमांड्स पे सवाल थे, तो आप लोगों को ये सवाल मिल गए। इसके बाद में डीबीएमएस की और भी क्लासेज मिलेगी आपको, जिसमें पीवाईक्यूज वगैरह मिलेंगे। ये वाला सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वाला बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपको लग रहा है वीडियो सही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी जो डायरेक्शन है आपको पढ़ाने की वो सही है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपके लिए हेल्पफुल है। मतलब आप लोग करते क्या हो कि वीडियो देख लेते हो, फिर उसमें जो कमेंट वगैरह नहीं करते, तो आप लोगों को कमेंट करना है ना। धन्यवाद।